क्लास 10th का जो मैथ है उसी का हम लोग पार्ट 6 त्रिभुज उसी को शुरू करेंगे। आज हम लोग बेसिक लेवल से शुरू करेंगे ताकि एकदम बेसिक से समझे कि आखिर त्रिभुज है क्या, उसके गुण कौन कौन से हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें क्वेश्चन में आए ही नहीं, आराम से बना ले हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। कोई भी चीज़ को अगर हम बढ़िया से चाहते हैं पढ़ने के लिए ना तो उसको जड़ से पढ़ना पड़ता है। जड़ से अगर नहीं पढ़ते हैं ना तो अधूरा ज्ञान होता है। अधूरा ज्ञान जब होता है तो सवाल बनाने में कभी कई कठिनाइयाँ होती हैं, कई चीज़ों को ऐसे ही याद करना पड़ेगा उस समय। उससे अच्छा है कि उस समय याद करना पड़े, क्यों ना अभी से मेहनत करके समझ ले उसको, है ना। सबसे पहली बात क्या कि त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 सरल रेखाखंडों से घिरी समतल आकृति। 3 सरल रेखाखंडों से घिरी समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? 3 सरल रेखाखंड हैं और उसे घिरा हुआ आकृति होता है। त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 शीर्ष होते हैं। 3 कोण देखिए, त्रिभुज ए, बी और सी। तो इसमें त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण ये हो गया 1, 2 और 3। कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इस कोण का नाम भी हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? त्रिभुज के कोण का नाम दे सकते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा नाम दिया जाता है इसका। कैसे दे सकते हैं? देखिए, इसको कहेंगे कोण ए, कोण ए ऐसे लिखेंगे, कॉमा कोण बी, कॉमा कोण सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी कोण का नाम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, बी ए सी। फिर लिख सकते हैं कोण बी को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी। इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए सी बी या बी सी ए। कैसे लिख दीजिए? बी सी ए। इसका मतलब आप देख रहे हैं कोण ए को लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस जो भी कोण हम लिख रहे हैं उसको बीच में लिख रहे हैं। देखिए सी, देखिए, है ना। तो कोण को लिखने का तरीका ये होता है, मतलब ये कोण को आप कई तरीका से लिख सकते हैं, है ना। 3 तरीका से लिख सकते हैं मेरे लिए। देखिए, जैसे कोण ए बी सी है ना, कोण है नहीं, ये एक कोण है, ठीक है ना। कोण त्रिभुज नहीं है, कोण है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोण बी या कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। आप देखिए, गौर से देखिए, इसमें बी है, इसके बीच में भी है और इसके बीच में भी है, यानी यही कोण बार बार बताया जा रहा है आपको, बस नाम अलग अलग धर कर बताया जा रहा है। तो कोण का नाम कर लिखने आ गया। क्यों ऐसा बता दिए हैं पहले? क्योंकि ये बहुत काम आएगा इसमें प्रूफ करने। जब हम प्रूफ करेंगे ना परिमेय को, तो उस समय आपको लिखेंगे कोण बी ए सी, तो आपको दिमाग में आएगा तीनों कोण कहीं अलग अलग तो नहीं है। तो ये समझ लिए तीनों कोण एक ही ना है। कोण बी को लिखने का स्टाइल है ये, है ना, यही कोण बी ही है, ठीक है ना। अब बात समझ लिए, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। अब हम लोग को जानना है क्या, त्रिभुज में 3 कोण है तो ये 3 कोण के साथ साथ और क्या क्या है? 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में भुजा कौन कौन है? भुजा ए बी है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। भुजा यहाँ से ये हो गया भुजा ए बी सी और ए सी, 3 भुजाएं हुआ। 3 शीर्ष है। शीर्ष का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना भुजा और कोण उपयोग में आता है उतना शीर्ष उपयोग में नहीं आता है। मगर इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ये अगर त्रिभुज का भाग है तो हम लोग को जानना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है। देखिए, इसमें क्या है, शीर्ष कहते हैं इसको कोना को। ये कोना देख रहे हैं, ये कोना यही है आपका शीर्ष। शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, 3 कोना जो है ये आप देख सकते हैं, हम आपको डॉट से दिखा रहे हैं। शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, ठीक है, बस इसी को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो 3 को कोण, 3 को भुजा और 3 को शीर्ष होता है एक त्रिभुज में। ये 3 9 को उसके भाग हो गए, 9 को पार्ट हो गए उसके, है ना। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या, तो भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, मतलब क्या है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकारों को जानेंगे हम लोग। तो भुजाओं के माप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। देखिए ये क्या होता है समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या परिभाषा क्या है, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, सम भुजा वाले, बाहु माने भुजा। देखिए ऐसा त्रिभुज हो ना जिसकी भुजाएं समान हो, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर हो,
और यह भी 4 सेंटीमीटर हो तो हम कहेंगे क्या, ये त्रिभुज जो है ना समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में समान है। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है। और हम बराबर को दर्शाने के लिए यहाँ पे ऐसे निशान लगा देते हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, सब बराबर हो गया। ये मतलब 2 पाई का मतलब ये हो गया कि सब आपस में ये बराबर बराबर है ना। तो ऐसा इस्तेमाल हम लोग बराबर करेंगे, उसमें आप विचलित नहीं होइएगा कि ये बराबर का निशान क्या है। ऐसा तो नहीं है कि दोकली में गए हैं तो वो टीका लगा दिया है, ऐसा बात नहीं है, समझे ना, ये सब ध्यान रखिएगा। अब बात आती है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी 2 भुजाएं आपस में समान होती है। जैसे देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है त्रिभुज का, हम एक ऐसा ले लेते हैं, इसमें से इसमें है हम लोग के पास तो ले लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में क्या है कि एक देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपका आपस में क्या है, आपस का बराबर है, ये इसके बराबर है ना, बट ये अलग है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों का क्या है, आपस में बराबर है इसका। तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान माप के हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वही लिखा हुआ है क्या, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, जिसकी मात्र 2 भुजाएं आपस में समान माप की हो, है ना, वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं मात्र समान माप की हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज उसे त्रिभुज कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। विषमबाहु त्रिभुज बनाना भी यहाँ पे पॉलीगॉन बना लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज बनाना है हमको, नहीं तो इसमें साइज करने के लिए, मोटा करने के लिए साइज मोटा करने का कोई उपाय नहीं दे रहा क्या। देखिए मतलब इसमें क्या होता है, एक बड़ा भुजा है, एक थोड़ा छोटा भुजा हो सकता है और इससे थोड़ा ही छोटा भुजा हो सकता है। तीनों भुजा जो है ना अलग अलग माप की है ना, तीनों भुजा क्या है, अलग अलग माप की है। ठीक है, देखिए इसका भुजा देखिए, ये मान लिए 7 सेंटीमीटर आपका, ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की नहीं हो, तीनों भिन्न भिन्न माप की हो, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने क्या होता है, अलग अलग। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून कोण, दूसरा सम कोण और तीसरा होता है अधिक कोण। ये न्यून कोण क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे ये मान लिए 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। सब मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री होगा, सब मिला के होगा ना। सब मिला दीजिएगा, 70 + 50 + 60, ये सब कितना आएगा, 180। 180 आना भी चाहिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल कितना होता है, 180 आना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का जो भी कोण है वो सब न्यून कोण है। अब इसको जानने के लिए भी जानना पड़ेगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है ना, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इसमें सबका मान 90 से छोटा ही तो है, तो क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, जिसका सिर्फ एक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 हो ही नहीं सकता किसी त्रिभुज में, इसका मात्र एक कोण 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री करेंगे, जैसे हाँ अक्सर बच्चे बोलते हैं जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण, जिसका प्रत्येक कोण सम कोण हो उसे सम कोण। ऐसा कैसे कर दोगे, और सम कोण में प्रत्येक 90 डिग्री होगा तो कितना होगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 डिग्री का हो जाएगा कोण। क्या होता है क्या, ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना। ऐसे लड़का ऐसा स्लोगन में बोल देता है, बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, कहता है वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री छोटा हो, यानी कि न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज, और जिसका प्रत्येक कोण अधिक कोण हो उसको अधिक कोण त्रिभुज।
हमारे प्रत्येक कोण नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोण सिर्फ न्यून कोण में ही होता है ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका मात्र एक कोण, सिर्फ एक कोण समकोण हो। दो को भी समकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि दो को समकोण हो जाएगा, 2 को 90 हो जाएगा, तो दुइयों को मिला के 180 हो गया। तीसरा कितना होगा, 0, 0 का तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को। तो कितना कोण 90 हो रहे हो, एक कोण। अब ये 90 है तो ये कुछ हो सकता है, ये जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज बहुत ही डिटेल से पढ़ना है हम लोगों को। इसको कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण। और ये इसको हम लोग अभी आधार कह दे रहे हैं, इसको लंब कह दे रहे हैं, मगर ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो भी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। अगला क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मात्र एक कोण, याद रखिएगा, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। तो सारी बन गया। जैसे एबीसी त्रिभुज है और इसका एक कोण 120 डिग्री है। 120 डिग्री का मतलब 90 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। इसका एक कोण अधिक होगा ना 90 से, अधिक कोण कहते हैं जो 90 से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ये एक कोण अधिक कोण हो गया, 120 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये कि बार बार यूज आता है, वो है क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये बहुत बार आता है इसमें। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है, देखिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज हो, पहले नंबर क्या हो, समकोण हो। जैसे ये 90 डिग्री कोण है, तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, है। और ये भुजा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भुजा है। दोनों भुजा की लंबाई क्या है, आपस में समान है। ये 8 सेंटीमीटर है और यह भी, ये अलग होगा। कर्ण तो अलग होता है, कर्ण बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में कोई भी कर्ण जो होता है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, सिर्फ इसकी दो भुजाएं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होता है, समान माप की होती है। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं। और इसमें मैजिकल बात यह है कि इसके दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। ये कोण, ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है। तो अनुमान लगा सकते हैं कितना होगा। ये 90 है और ये दोनों बराबर है, तो कितना होगा, क्यों, क्योंकि 90 180 पूरा होता है, तो 90 छटा गया, बचा 90 और 90 को 2 भाग में बांटना है, तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। और ये, तो आप ये भी कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण 45 डिग्री हो, है ना, वो भी हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं किसी त्रिभुज वैसा समकोण त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वैसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। बोलने का तरीका अलग अलग है वही बात। तो इस तरह से समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, त्रिभुज का कुछ गुण जान लेते हैं। त्रिभुज का कुछ गुण है जो काम आता है बार बार। वो क्या है, त्रिभुज के होगा, त्रिभुज के क्या, त्रिभुज के दे नहीं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, वो समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। उसका तीनों कोनों को जोड़िएगा तो 180 ही आएगा, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा। वो एक न कम आएगा न ज़्यादा आएगा। कोई भी त्रिभुज बना लीजिए आप कोई भी त्रिभुज बना लीजिए कॉपी में, उसको जोड़ने का तीनों कोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। एकदम फिक्स है कि 180 डिग्री आएगा। जैसे देखिए ना, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। ये पता नहीं कितना है, ये भी पता नहीं कितना है, ये भी पता नहीं कितना है, तीनों को जोड़ेंगे ना तो 180 आएगा। इसको हम लोग बचपन में प्रूव भी किए थे। कैसे किए थे पता है, बचपन में इसको हम लोग प्रूव करके दिखाए थे कि आखिर ये तीनों कोणों का योगफल कैसे 180 होता है। एक क्रियाकलाप किए थे हम लोग। कैसे करेंगे देखिए, एक रेखा ले लेते हैं और इसमें से कुछ भाग हम काट लेते हैं।
जैसे इसका कुछ भाग हम काटते हैं पहले, ये वाला काट लिया यहाँ पे, इसका हम डबल बना लेते हैं क्लोन, और ये इसको हम घुमा लेते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। हो गया, एक कोण यहाँ पे, ये वाला काट के यहाँ पे रख दिया है। अब बी काट रहे हैं, क्लोन कर लिए, बी वाला जो काटे हैं वो इसको में सेट कर देते हैं। हो गया, और सी वाला काट के हम लोग इधर कर निकाल लेते हैं। इसको भी क्लोन कर लेते हैं, डबल रोल बना लेते हैं इसका। ये आ गया सी यहाँ पे, और इसको भी घुमा लेते हैं इसे, घुमाने के बाद यहाँ पे सेट करते हैं इसको। और हम देख रहे हैं क्या कि कोण ए ये वाला था ना, आपके सामने में सब कुछ किए हैं। ये कोण क्या था, ए वाला, ये क्या था, बी, और ये क्या था, सी। तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 180। एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है। इससे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से कि कोई भी त्रिभुज का तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। ये हम लोग सिर्फ देखे नहीं, ऐसे नहीं कि याद कर लिए हैं, ऐसा हम लोग प्रूव भी करके देखें। यहाँ पे किए भी थे इसको हम लोग 9th में, और 9th में तो एक तरीका भी है, प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना है वहाँ पे, है ना। अगला टॉपिक क्या देखिए हम लोग का, इसमें कह रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कितना होता है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब क्या है, तीनों भुजा आपस में क्या है, समान है। ए है, बी है और सी है, तो तीनों भुजा आपस में समान है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है और यह भी 5 सेंटीमीटर है और यह भी 5 सेंटीमीटर है, समझ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये 5-5 सेंटीमीटर है, तो आपको ये सूचना दे रही है क्या कि इसका प्रत्येक कोण भी 60-60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण समान होगा, ठीक है ना। तो समान होगा तो 180 डिग्री पूरा होता है, तो 180 को 3 भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। तो ये 60-60 हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट बच्चा के दिमाग में उल्टा हो जाता है कि बुझता ही नहीं है कि समबाहु त्रिभुज है तब हुआ है इसे। उसके दिमाग में ये आ जाता है कि सर जी बताए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 60-60 ही होगा। 60 3 180, 6 3 18, 180 हो गया। सब कोण कैसे हो जाएगा, तो बात हुआ। तो ऐसा त्रिभुज तो होवे नहीं करेगा जिसमें एगो 70 हो, एगो में 90 हो, एगो में 30 हो। ऐसा नहीं होगा, नहीं 30 नहीं 20 हो, तो ऐसा होवे नहीं करेगा। तब ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। ऐसा कई त्रिभुज होता है। 9वां में रचना करना था, कितना हम रचना करते हैं, 10वां में भी करेंगे रचना, क्या नहीं होगा, है ना। तो ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए। अब इस समबाहु वाला में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री होता है, समबाहु में होता है और किसी में नहीं होता, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। अगला क्या है, तीसरा नंबर गुण क्या है, त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण आपस में समान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर मान लो 2 भुजा समान है, मान लो ये त्रिभुज ABC है और ये 8 सेंटीमीटर है और यह भी 8 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला कोण कौन है, ये AB है। AB के सामने वाला कोण, AB के सामने वाला कोण कौन है, C, यानी ये वाला कोण। और AC के सामने वाला कोण, सामने वाला को कहते हैं सम्मुख। क्या कहते हैं, सम्मुख। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, यानी कि यह भी दोनों का मान समान होगा। अब कितना होगा ये नहीं कहे, बस जितना भी होगा ये दोनों बराबर ही होगा। अगर ये 70 है तो यह भी 70 होगा, बस फिक्स है वो। इसी का जस्ट उल्टा होता है क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसमें 2 कोण बराबर है, ये कोण 60 डिग्री है और यह कोण भी 60 डिग्री है। चलिए 60-60 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो सकता है आपको, लगे संभाव्य त्रिभुज आ गया ये। मान लेते हैं, चलो ये 80 ले लेते हैं, चलो ठीक है, और यह भी 80 ले लेते हैं। ओके, दोनों बराबर हैं। इसका ये कोण 80 डिग्री है और इसका ये भी कोण 80 डिग्री है, तो दोनों भुजा बराबर हो गया ना। तो 2 कोण बराबर हुआ ना, तो एक सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला, यह भी, और इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला, यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
अब जितना हूँ मतलब नहीं है, जितना जितना होगा दोनों बराबर होगा ये। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, न ज़्यादा ना कम, फिक्स। क्यों? क्योंकि समान कोण के सामने वाला भुजा समान होता है, और उल्ट के उसका उल्टा भी पड़ेगा, जिसका समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान होता है। समझ में आया? तो ये बात याद रखना है, क्योंकि ये सब काम आने वाला चीज़। जितनी भी चीज़ बता रहे हैं ये हम पढ़ा नहीं रहे 10th को, ये 10th में जो पढ़ने वाले हैं ना, जो चीज़ दिक्कत होती है ना बीच में, उसी को बता रहे हैं। 3 को भी जाके उठा रहे हैं। जग जाइए नहीं तो पिटाई करेंगे। अब देखिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज धरती हमारा त्रिभुज अधिक ना संयोग के बाद त्रिभुज बना रहे हैं। जहाँ जहाँ बैठे वो त्रिभुज बन जाएगा। मतलब बता रहे हैं कि त्रिभुज को खड़ा करा के यहाँ त्रिभुज बना देंगे। वो भुजा यहाँ है, वो कोण यहाँ है, वो शीर्ष यहाँ रख देंगे तुम्हारा। डंडा रखते हो, ये डंडा से माथा पर ठोकते रहेंगे। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। क्या करें, मजबूरी है। इतना भयंकर नींद आ रही है। रात को कहाँ जाते हैं? रात को क्या करते हैं? रात में सोइए ना। रात आपको सोने के लिए बना हुआ है। आपको कौन पढ़ रहा है 18 घंटा? 10 घंटा पढ़ लीजिएगा तो पूरा शूर करिएगा आराम से, फर्स्ट क्लास। पापा के पढ़ी से बन जाइएगा, पापा के शेर नहीं आए। कितना? मात्र 10 घंटा पढ़िए। हाँ, अगला है हम लोग क्या है, देखिए अभी हम देखिए 18 अभी पढ़ाना पड़ रहा है 14 घंटा। अब प्लस में मानिए ना 3 घंटा करते होंगे काम। आधा घंटा कंप्यूटर सीख रहे हैं, उसमें भी लगा देते हैं। 3.5 घंटा मानिए ना, तो 15 3 3.5 घंटा कितना हुआ? 18.5 घंटा काम करते हैं। 18.5 घंटा 24 घंटा में काम करते हैं। तो भी क्लास में आकर उंघाते हैं ना, तो आँख में पानी झोंक लेते हैं, फिर भी आके फ्रेश होकर आके पढ़ाते हैं। अभी मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए आधा घंटा रेस्ट कर रहा था। उसका नहा हुआ के आया तो फिर फ्रेश होके फिर सोचे कि नहा के आप जाते हैं पढ़ाने। आए पढ़ा रहे हैं, मगर कोई ठीक नहीं, तबीयत ख़राब होगा जरूर। तो रेस्ट करना की जगह पे आप काम कीजिएगा तो भयंकर तबीयत ख़राब होने वाला। बीच में मंडे आ जा रहा है तो ठीक है, उधर रेस्ट कर लेंगे। कल तो संडे है ना, हो सकता है कल ही बंद करके रेस्ट करें, कोई ठीक नहीं। मंडे का इंतजार करेंगे तब तक तबीयत खराब। तो एक काम होता है, चलिए काम कर रहे हैं तो थकान हो रही तो गलत बात नहीं है, ये होना भी चाहिए। काम करे उसको थकान नहीं हो तो समझिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा तब। काम करे थकान आए, आराम करने का मजा ही कुछ और होता है। काम कीजिए, थकान आए, आराम भी कीजिए। मैं आप लोग कौन कितना घंटा पढ़ते होइएगा? हमको तो नहीं लगता 10 घंटा ज़्यादा पढ़ते होइएगा। देखिए हमको कितना भी आदमी को तो ऐसा लगता है कि ट्यूशन में गए वो बहुत बड़ा काम हो गया, जबकि यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर बैठ के लिखा है आराम से, यहाँ पर बैठ के देख रहा है खाली। काम तो घरे किया आता है ना, काम जो भी होता है वो घर पे ना किया आता है। काम का मतलब पढ़ाई तो घर पे होता है। यहाँ पे तो सिर्फ देखने आए हैं कि ऐसे ऐसे करना है घर जाके। अब कुछ बच्चे समझ लिए कि ट्यूशन ही काम है। ट्यूशन काम नहीं है, ट्यूशन तो आराम है, बैठे हुए आराम से कथी कर रहे हैं। क्या दिमाग लगा रहे हैं? दिमाग लगाते नहीं। देखिए अगला क्या है, अगला गुण है त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के मानों के योगफल के बराबर होता है। देखिए त्रिभुज में 3 गो कोण है, 3 गो अंतः कोण और 3 गो बाह्य कोण होता है। ये अंतः कोण है, ये कोण देख रहे हैं, ये सब अंतः कोण है। कोण ए, बी और सी। जब एक भुजा को और बढ़ा देते हैं इसी तो बाहरी कोण भी बनता है। ये बन गया बाहरी कोण। देखिए इसको बढ़ा दीजिए, ये बन गया बाहरी कोण। इसको बढ़ा दीजिए, ये बन गया बाहरी कोण। तो त्रिभुज में 3 गो अंतः कोण होता है, 3 गो बाह्य कोण होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं और 3 बाह्य कोण होते हैं। अब इसमें नियम क्या निकल गया, इसमें क्या होता है गुण इसका, कि इसमें इस कोण का जो मान है ना, ये वाला कोण x वाला, मान लो ये जो कोण है ना, ये इसको c नहीं कह सकते हो। अगर c कहोगे तो कहोगे c बहिष वाला कोण है ना। c माने ये कोण हो जाता है ना, ये वाला कोण हो जाता है ना, अंतर नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ये वाला ये अंतः कोण है, लाल वाला कोण क्या है, अंतः कोण। ये अंतः कोण है, ये सब देखिए, ये क्या है, बाहरी कोण है, बाह्य कोण है। आया समझ में? तो इसमें दिखाया क्या कि बाह्य कोण का जो मान है ना, पीला वाला का मान है, ये सुदूर अंतः कोण, ये बगल वाला नहीं, इसके और इसके योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या कि अगर ये 70 है और ये 60 है, कितना है, 70 और 60 है, ये 70 डिग्री है और ये कितना है, तो ये कितना होगा, दोनों मिलाकर होगा, जोड़ के कितना आएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये
ऑटोमेटिक फिक्स है, फिक्स है। ये दोनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा, है ना। ऐसा आपको हम बना के दिखाते हैं बढ़िया से, देखिए समझ में आएगा। एक त्रिभुज है, इसमें ये है आपका 20 डिग्री, ये है आपका 100 डिग्री मान लेते हैं, और ये आपका है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको बहिष्ठ कोण का मान निकालना है, सबको तो निकाल सकते हैं। मान लो ये त्रिभुज ABC है, तो इसका बहिष्ठ कोण देखो, ये जो कोण देखो ना बहिष्ठ कोण, ये वाला, हाँ ये जो बहिष्ठ कोण बना है, ये बहिष्ठ कोण जो बना, इसको हम बनाते हैं पीला, पीला से ही बनाते हैं, परंतु इसका कोण अलग अलग कर देंगे। ये देखिए ये कोण बन गया बहिष्ठ, इसका ये कोण बन गया बहिष्ठ, और इसका इधर वाला बना लेते हैं, चलिए बहिष्ठ। ओके, इसमें नियम क्या पाया गया है, देखिए बहुत अच्छा नियम पाया गया तो भाई इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको कितना होगा मान, तो ये दोनों, इसको और इसको जोड़ दीजिए ना, जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, कितना आएगा, ये 120 होगा। यहाँ पे कितना होगा, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए ना, कितना आएगा, तो यहाँ पे 160 होगा। और ध्यान दीजिएगा, और इसको यहाँ पर लिखना है हमको, यहाँ पर, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, अच्छा वो वाला गलती हो गया, हाँ इधर जोड़ेंगे तो जा 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 गलती लिख दी हम लोग। गलती क्या कर लिए कि ये बगल वाला नहीं ले सकते ना, ये दोनों ले सकते हैं ना, तो ये और ये जोड़ेंगे तब ना वो आएगा, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा ये, है ना। और देखिए अगर हम लोग ये वाला लिखना चाहते हैं, ये वाला लिखना है ना हमको, ये कितना होगा, तो इसको जोड़िए, कितना होगा, दूर वाला जोड़ना पड़ता है, ये वाला और ये वाला, बगल वाला को नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग गलती किया कि बगले वाला को जोड़ दिए, है ना। सुदूर माने क्या होता है, दूर वाला, नजदीक वाला नहीं। तो ये सब हम लोग अभी बचपन में सब पढ़े थे ना, ये सब काम आने वाला चीज़ है, जो यहाँ पे हर जगह कहीं कोई ठीक नहीं है, कहाँ पे आ जाएगा, किस सवाल में कोई ठीक नहीं है। अब जिस सवाल आएगा उस समय थोड़ी ना करेंगे काम, हम पहले से तैयारी करके रखेंगे भैया कि हमको जो काम आने वाला है पहले से ही तैयारी कर लेते इसका। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन का सॉरी अगला पॉइंट, किसी त्रिभुज में एक भुजा का मान शेष दो भुजाओं के योगफल के छोटी होती है। एक भुजा का जो मान होता है ना, वो दो भुजा को जोड़ने से वो छोटा ही आना चाहिए, बड़ा नहीं होती है। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा काम नहीं आता, अभी इंपॉर्टेंट तो है मगर अभी 10th में काम नहीं आता है। इसका मतलब ये दोनों जोड़ दीजिए, इससे छोटा हो, यानी कि AB प्लस BC जोड़ने पर बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से, AC से बड़ा होगा। इसी प्रकार से AB में अगर AC जोड़ दे, इसको जोड़ दिया तो इससे बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा BC से। उसी प्रकार से अगर इसको और इसको जोड़ दे, क्या BC और AC को जोड़ दे, BC प्लस AC जोड़ दे तो ये बड़ा होगा किससे, AB से। यही बात है और कुछ नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पढ़े थे हमारा 9th में, बट काम अभी ज़्यादा नहीं देता, 10th में ज़्यादा काम नहीं आएगा। ऐसे पहले जितना पढ़े थे सब 10th में ज़्यादा काम आता है, ये कम काम आता है, हमको लगता है शायद नहीं आता है, 10th में नहीं आता है। फिर भी जान लीजिए, ये जानकारी है, भी यूजफुल है। 9th में इसे बहुत कुछ बनता है, इससे 7th में भी बनता है, 9th में भी बनता है, परंतु 10th में इसे क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। हाँ, सर्वांग समता वाला में एक गलत लिखे थे, याद आया, सर्वांग सम त्रिभुज है ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब जान लेते सर्वांगसम आकृति क्या होती है। वैसी आकृतियां जिनका आकार समान हो एवं आकृति भी समान हो, आकार एवं आकृति दोनों क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सर्वांगसम। यानी कि वैसी दो आकृति जो देखने में भी समान हो, हूबहू एक जैसा ही हो, या यूं कहे कि एक ही हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वांगसम।
एक ही जैसा। अब मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ होता जो एक ही जैसा होता, शायद अभी तो मेरे पास एग्जाम्पल नहीं। क्या? हाँ है, बहुत कुछ। ये देखिए, ये एक पेन है और सेम टू सेम वैसा ही पेन ये है, कोई अंतर नहीं, देखने में भी एक जैसा और आकार में भी छोटा बड़ा नहीं है, एकदम बिल्कुल राइट है। तो ये क्या है? सर्वांगसम आकृति है। क्या है? और कुछ हो सकता है क्या? है? हाँ, स्टूल है, हूबहू एक जैसा, एक आकार का, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम हूबहू एक जैसा है, वो भी है सर्वांगसम। खिड़की है, यहाँ देखें ये खिड़की और वो वाला खिड़की, वो खिड़की वो वाला खिड़की, है ना। आपका सबका गणित का किताब जो होगा वो सब सर्वांगसम है, आकार भी सेम है और आकृति भी सेम है। आपको फाड़ ली होइएगा उसका बात अलग है ना, उसका पन्ना फट गया हो, कुट फट गया, वो अलग बात। आपका लगभग अक्सर बच्चों का जो 2 आंखें होती है वो सर्वांगसम होती है, कुछ बच्चों का छोटा बड़ा होता है, कुछ डोरा होता है, थोड़ा सा अलग होता है। आँख की जो है ना, ये दोनों जैसा ये है वैसा ये है लगभग। जो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उसके गाल भी समरूप होते, सर्वांगसम होते हैं, मतलब इधर वाला पार्ट एकदम बराबर होते, सममिति होते हैं, तो अलग बात है। सर्वांगसम, हाथ भी सर्वांगसम, देखिए सेम समान आकार का, एक दूसरे को ढक ले। सर्वांगसम का एकदम बचपन में कैसे सिखाया जाता है? बचपन में वैसा आकृति जो एक दूसरे को पूरा ढक ले उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। बचपन में ये सिखाया जाता है। 7वां में भी पढ़ना सर्वांगसम था, उसमें यही पढ़ाया जाता है कि जैसे एक हथेली दूसरे हथेली को पूरी तरह से ढक लेता है, तो एक हाथ जो है ना, एक हथेली दूसरे का क्या है? सर्वांगसम है। तो ये बात समझने की बात है। जैसे अब 2000 का नोट था, बदल गया, था अब नहीं है, तो वही 2000 का नोट अगर सेम रहे, पिंक वाला, गुलाबी, माने जैसे जो भी नोट हो एक ही कलर का, एक ही जैसा नोट है, 500 का नोट हो, 500 का नोट हो, तो क्या एक दूसरे को क्या हो जाएगा? सिक्का भी मेरे पास है, कुछ 2 रुपये का सिक्का है, कहाँ गया? हाँ, मान लेते हैं 2 सिक्के हैं, ये 2 तक है, एक दूसरे को ढक लेता हूँ। ये रहा 1 रुपया, और मान ले ये 1 रुपया है और ये 2 रुपया है ना। मगर इसको ये देखने में जैसा कैसा है, परंतु आकार समान नहीं है इसका। 2 रुपया का थोड़ा बड़ा है, तो ये सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप है। समरूप एक जैसा दिख रहा है परंतु आकार उसका समान नहीं है। तो आप समझ में आ गया सर्वांगसम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं। देखिए सिक्का दोनों एकदम गोल, ये भी एकदम परफेक्ट गोल है एकदम, यह भी परफेक्ट गोल है। इस पे 1 लिखा हुआ है और इस पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। बट इसका आकृति सेम होते हुए भी इधर भी भारत का चित्र है, इधर भी भारत का चित्र है, आकृति सेम है परंतु इसका आकार अलग अलग है। देखिए 1 रुपया का सिक्का जो है ना 2 रुपया का सिक्का से थोड़ा छोटा है, तो ये हम समरूप कह सकते हैं, सर्वांगसम नहीं कह सकते। ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम कब होता है? जब दोनों 1 रुपया का सिक्का होता तो, है ना, और भी एक के जैसा डिजाइन का होता तो, है ना। यह भी बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं सर्वांगसम की। तो सर्वांगसम आकृति को कैसे हम लोग जानेंगे? देखिए 2 गो रेखाखंड सर्वांगसम कब होगा? सबसे पहली बात है कि 2 गो रेखाखंड सर्वांगसम कब होगा। मान लो एक रेखाखंड ए बी है, कोई रेखाखंड है ए बी, और एक कोई रेखाखंड है बी सी। मान लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं हम, एक रेखाखंड ए बी है और एक बी सी है। अगर दोनों की लंबाई समान हो, ये 2 सेंटीमीटर, अभी तो अभी बराबर नहीं कर सकते कि बराबर है कि नहीं कर सकते ना, कैसे कर दीजिएगा बराबर है कि नहीं। एक रेखा ले लिए और हम इसी के सर्वांगसम बनाइए लेते हैं, हूबहू ऐसे के। अब पक्का कहेंगे सर्वांगसम है। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो यह भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, ही तो पक्का है, क्योंकि हमारे का डुप्लीकेट बनाया है, कॉपी करके पेस्ट किए है ना, तो सेम चीज़ है। तो ये क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? ये देखने में भी एक जैसा है और आकार में भी एक जैसा है ना। तो ये 2 रेखाखंड समान सर्वांगसम होंगे कब? जब उसके समान माप के होंगे तभी होंगे, नहीं तो नहीं। अब मान लो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो सर्वांगसम नहीं है, समरूप है मगर सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं ढकेगा, है कि नहीं। इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे, बच जाएगा थोड़ा सा, तो ये क्या होगा? सर्वांगसम नहीं हुआ।
समरूप है, मगर एक बात तो है। अगला, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। एक वृत्त है कि त्रिज्या उसके वृत्त के समान है, एक वृत्त है कि कुछ त्रिज्याएं हैं और इतनी जितनी कितनी त्रिज्या है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ओके। और इतना ही बड़ा कोई दूसरा वृत्त है, सेम टू सेम त्रिज्याएं समान है उसकी, तो हम कहेंगे क्या एक दूसरे का बिल्कुल समरूप है, सर्वांगसम है, क्योंकि समान त्रिज्या वाला ये वृत्त है समरूप। मगर अगर इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, तो ये समरूप हो गया मगर सर्वांगसम नहीं हो गया, क्योंकि त्रिज्या इसका अलग हो गया, इसको बड़ा। समझ में आ रहा बात? या सर्वांगसम समरूप में मतलब बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखिए। नेक्स्ट क्या है? सर्वांगसम आगे समझ में आ गया। अब है अगला है क्या, दो वर्ग सर्वांगसम कब होंगे? वर्ग सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी भुजाएं बराबर हो। दो वर्ग सर्वांगसम होंगे जब उसकी भुजाएं बराबर हो। एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा जो है ना दी हुई है कि 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, यह भी 3 और यह भी 3, सब 3 होगा ना। की बात हुआ, सपना ही बड़े खा तब ठीक ना लगे तो ना। भैया के शादी में कैसे तू डांस करेगी, समझ में नहीं आता। भैया की शादी है, अब ये चिट्ठी बिट्टी गायब है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर सा भुजाएं हैं और ये देख रहे हैं क्या कि हूबहू इसी का हम लोग क्या किए, क्लोन कर लिए हैं, इसका कॉपी कर लिए हैं। जो ये है ना, ये ही देखिए एकदम सेम टू सेम है, बिल्कुल। समझ सकते हैं इस बात को? क्या समझे कि ये इसका क्या है, सर्वांगसम है। मगर एक बात है कि 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ज़्यादा कम होगा तो ये समरूप होगा मगर सर्वांगसम नहीं होगा। देखने में भी एक जैसा, आकार भी, आकृति और आकार दोनों समान होना चाहिए, हूबहू वही हो, तब हम कहेंगे क्या, सर्वांगसम है। नेक्स्ट क्या है, दो आयत कब सर्वांगसम होंगे? दो आयत की सर्वांगसमता। चलिए आयत लेते हैं। एक आयत है और इस आयत की जो लंबाई चौड़ाई है वो इस प्रकार है, ये 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, और ये 4 सेंटीमीटर है। चलिए ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो 10 है 10 होगा, 5 है 5 होगा, तो पता है आपको इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है उतनी ही लंबाई चौड़ाई वाला कोई आयत लेते हैं। जैसे कि हम इसका क्या करते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं। हेरे क्लोन करेंगे, डुप्लीकेट आ गया इसका, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका सर्वांगसम आकृति, ठीक है ना। हूबहू सेम टू सेम, तो कोई अंतर नहीं, तब होगा, नहीं तो नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो गो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी संगत भुजाएं समान हो। इसका मतलब क्या हुआ, दो गो समबाहु त्रिभुज लेते हैं, पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये बन गया, और इसकी जो भुजा है वो कुछ इस प्रकार से है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और यह भी 5 सेंटीमीटर, ओके। और इसी का हम हूबहू ऐसे ही बना लेते हैं, जो हूबहू इतना ही बड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम है। ये इसका सर्वांगसम है, बट जगह नहीं दिखाने को मिल रहा है ना। सर्वांगसम है इसका, सेम टू सेम।